अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। खित्ते की सूरत हाल पे एक नज़र डालते हैं और यकीनन पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त मरकूज़ हैं यूएस और ईरान की तरफ। एक दफ़ा फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता शब 10 कंसेक्यूटिव दिन गुजर चुके हैं, अमरीकी बमबारी जारी है और इसका यकीनन एक गहरा नुकसान पूरे खित्ते को और बिलखुसूस ईरान को हो रहा है। ईरान ने इस बात का इंदिया दिया है, उनका एक आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा। इनकी मुलाकातें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप से हुई। उन्होंने कहा कि यकीनन पाकिस्तान के मीडिएशन रोल के साथ यकीनन अभी भी गुफ्तगू की, डायलॉग की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन देखना यह है कि सूरत हाल किस नहज पे जाती है। आपको ये भी बताते चलें, इस वक्त बड़ा मरकज़ बना हुआ है सफ़ारती ताल्लुकात और सफ़ारती चहल पहल का पाकिस्तान। गुज़श्ता शब हमने ये भी देखा, बल्कि 2 रोज़ कबल हमने ये भी देखा कि कनाडा की फ़ॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को उठाया, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने जिस बात पर ज़ोर दिया और जिसका ज़िक्र किया वो है प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी, यानी प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा। और यकीनन दुनिया इस बात की नहीं हो सकती कि ये मज़ीद एस्केलेशन की तरफ मामला जाए, बिकॉज उसमें फिर मज़ीद ममालिक के एक्टिवली शामिल होने का ख़तरा तो है ही, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और उनकी मईशत और इक़्तिसादी मामलात को भी गहरी चोट लग सकती है। तो आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। ईरान ने फिर इंदिया दिया है कि दे आर स्टिल ओपन टू मीडिएशन एफर्ट्स बाय पाकिस्तान, बट इज़ अमेरिका ऑन द सेम पेज? Well, America, Donald Trump yesterday has also mentioned the same thing. But before I start, I must say that Sabah Bakhair to all your audience. और उसके साथ, yes, the answer to your question is कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी बात कहा कि जी मैं तो नेटान को भी बम्बार्ड कर दूंगा, बस चंद दिनों की बात है। लेकिन साथ में कहते हैं कि अगर ईरान इस बात पे राजी हो और ईरान सीरियस है तो फिर मैं दोबारा डायलॉग करना चाहूंगा। मार्को रूबियो ने भी इसी नहीं अल्फाज में बिल्कुल बात की है और मार्को रूबियो ने कह दिया है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं हर लिहाज से अगर ईरान सीरियस है। तो मार्को रूबियो भी कहता है, डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं और डेलीगेशन भी इधर आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उम्मीद की एक किरण, और उम्मीद की किरण ये है कि फिर दोबारा वो 10 दिन का प्रपोजल दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, मीडिएटर्स की तरफ से, जिसमें बाबुल मंदाल को 15 दिन के लिए दोबारा खोलने के लिए कहा गया है और 10 दिन के लिए जंगबंदी की गई है, क्योंकि ये मामला तो फैलता जा रहा है ना। अभी ये तुर्की बतुर्की जवाब, यानी टेट फॉर टेट का जवाब चल रहा है। ईरान पे जब हमला हुआ, ईरान ने उतने ही हमला वापस लौटा दिया, उतने ही निशानों को निशाना बनाया। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब हमला हुआ तो उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट और पावर हाउस कर दिया और ईरान ने कह दिया कि मजीद अगर आप फैलाओगे तो हम अमेरिकन एसेट्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे। तो कल उन्होंने डाटा सेंटर उड़ा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ इधर नहीं थमी। तो आप अभी तो अपने इंट्रो में आपने बताया है कि ये सप्लाई डिसरप्शन, जो पहले की डिसरप्शन और उसकी अजियत अभी खत्म नहीं हुई है, वो रिकवरी नहीं हुई है। ना फ्यूल में दुनिया अपने रिजर्व खर्च कर रही है, अमेरिका के पास 2 हफ्ते से कम का रिजर्व रह गया है। तो इसी वजह से एक उम्मीद की किरण है कि दुनिया का प्रेशर, अमेरिका का अपना प्रेशर अपने आप पर, उनके जो हालात वाकयात हैं, और उसके बाद क्योंकि घमंड है, एक बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत है पूरी दुनिया की, तो उनका जो सोल्जर्स की अमवात हुई हैं और 100 के करीब कहते हैं जो एडमिट किया उनकी जख्मी हुए हैं, तो वो भी तो दुनिया को दिखलाना है कि इतनी बड़ी कुव्वत का इतना बड़ा नुकसान। तो उसकी वजह से ये सिलसिला फैल रहा है। और अगर ये जो अभी बट जमील साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, मुझे ये बताइए कि एक पैटर्न नज़र आता है, और जैसे आपने शुरू में, यानी जब हम अवाइल में इस फेज़ की गुफ्तगू करते थे तो आपने कहा था कि देयर इज़ ऑफ कोर्स अ बिग ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट, और ये ट्रस्ट डेफिसिट ईरान की तरफ ज़्यादा है, बिकॉज उनको लगता है कि अमेरिका हमेशा डायलॉग में इंगेज करता है और एक तरह से पीठ में छुरा घोंपता है। ये पैटर्न तो दोबारा सामने आ रहा है। इस दफ़ा भी ऐसा नहीं लगता था कि ये डायलॉग और ये मीडिएशन का पूरा प्रोसेस डीरेल होगा, मगर ये हुआ। और अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी इजराइल को पिन पॉइंट करते हुए कई दफ़ा स्पॉयलर्स कहा जाता है इस पूरे मीडिएशन प्रोसेस में। सो डू यू बिलीव कि ये जो सेकंड राउंड अब शुरू होता है या 10 दिन के लिए दोबारा जंगबंदी होती है, दोबारा मज़ाकरात की मेज़ पे आते हैं, सो हैव दे रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी टू द स्पॉयलर्स और इट स्टेज एज इज? No, spoilers, have their very targeted aim and goals.
यूएस डजंट हैव मच गोल अबाउट इट, यू नो। यूएस का क्या मकसद था हमला करने का? कि एनरिचमेंट का मामला था। यहाँ तो अब हरमुज पे बात आ गई, और यूएस को अभी भी अपने पॉलिटिकल अहदाफ का सही अंदाजा नहीं है, जबकि इजराइल बहुत क्लियर है। इजराइल कहता है कि नीज़ तो नाबूद कर दिया जाए ईरान को, हमेशा के लिए यही एक कुव्वत है, यही एक ताकत है जो सामने खड़ी हो जाती है। तो इजराइल बड़ा क्लियर है इस मामले में, अमेरिका नहीं है। और अमेरिका की तो अभी, और दूसरी आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की है, यकीनन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो लिहाजा उनके साथ 2 दफा क्या हुआ, जून में बिल्कुल आखिरी मरहले में थे और डील होने वाली थी न्यूक्लियर की जेनीवा में, जबकि ओमान उसको मीडिएट कर रहा था, हमला कर दिया। फिर 28 फरवरी को क्या हुआ, बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, हमला कर दिया। तो कल परसों इराक़ची साहब ने क्या कहा, उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने यही बात की कि जी हमें तो जाहिर है ट्रस्ट तो है ही नहीं, और हमें तो अंदाजा था कि दोबारा ये हमला हम पर करेंगे, तो हम तो तैयारी कर रहे थे अपनी, लिहाजा हमने दोबारा अज्यूम कर लिया है। दर हकीकत थोड़ी सी लग्जिश हुई है। उस लग्जिश के बदले में, और लग्जिश क्या हुई है 1 सेकंड में बता देता हूं, उस लग्जिश के बदले में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया कि बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। और लग्जिश ये थी कि 3 जहाज जो सऊदी अरब और कतर के और एक सिंगापुर का जब गुजर रहा था, तो उसको ड्रोन, क्योंकि लोकल डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है, तो उन्होंने अपना फैसला करके। जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। आपकी तमाम बातों में बहुत वजन है, और एक तखमीना लगाया जा रहा है तकरीबन कि वॉर ने अभी तक 37.5 बिलियन कॉस्ट किया है, ये कहना है द मिनिस्टर ऑफ वॉर का अमेरिका के। और उन्होंने मज़ीद मेरे ख्याल में इस वक्त अपनी सेनेट के सामने 67 बिलियन की मांग रखी है दैट दे रिक्वायर। सवाल ये भी है कि ईरान के भी हमले उसी तरह जारी हैं, आपने जिस तरह फरमाया कि तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जा रहा है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल होगा अबाउट द नैरेटिव। हम अक्सर बात करते हैं मीडिया की किरदार के हवाले से, और किस तरह इस पूरी वॉर को, इस तनाज़े को रिपोर्ट किया जा रहा है। अर्लियर फेजेस में, इस जंगबंदी से पहले क्लियरली लगता था कि नैरेटिव की जंग ईरान जीत रहा है। इस वक्त आप नैरेटिव्स के हवाले से क्या सूरत हाल देखते हैं? नहीं, देखिए, दोबारा यूके ने रिन्यू कर दिया है अपने अड्डे इस्तेमाल करने का। यूरोपियन भी अब जितने साथ दे रहे थे, उससे उनके बयानात से मालूम हो रहा है कि उनको खफगी बढ़ रही है। जो खलीजी ममालिक, उनका नरम गोशा हुआ था, और वो भी हटता जा रहा है। तो यही तो चाल है इजराइल की। इस चाल में इजराइल कामयाब होगा। देखें, सेंसिटिविटी देख लें आप हौथियों की, ये से जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हौथियों ने सऊदी को धमकी दी है और ब्लॉकेट कर दिया है कि जब यहाँ से जहाज नहीं गुजरेगा। सऊदीज ने अपने तरफ से, उनकी कोलिजन फोर्स के सरबराह ने, मालकी ने कह दिया है कि हम तो ताकत इस्तेमाल करेंगे। अब बताएं, पाकिस्तान किधर खड़ा हो? और अगर ये आपस में लड़ पड़ते हैं तो यही मकसद है जो कि पहले भी हासिल नहीं हुआ इजराइल को। इस दफा शायद वो कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मीडिएशन, ये जो आया हुआ है, बड़ा हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त, मिनिस्टर इंटीरियर का ईरान के, उसमें कोई बात आगे बढ़ेगी। और उनको पता है इन लेकिन किन बेसिस पे बढ़ेगी? अगर मैं आपसे इस बात पे भी थोड़ी सी रोशनी कहूँ कि डालें कि ये जो हम इंगेज कर रहे हैं बार बार, ट्रंप साहब ने अपने बयान में कहा है कि तेहरान डेस्परेट है इस पर गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ चाहते हैं मीनिंगफुल डायलॉग। और आपने भी जैसे इशारा दिया, हमारी हेडलाइंस कहती हैं कि तेहरान के वफ्द ने बड़ा क्लियर मैसेज इस्लामाबाद को दिया है कि पाकिस्तान की शमूलियत के साथ वो आज भी मीडिएशन के लिए तैयार है। तो किन टर्म्स पे होगी? क्या ईरान को फिर कॉर्नर किया जा रहा है? जो पहले हमने वादे किए थे, जो पहले बातें हो रही थी कि जी आपके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस मुआहदे का हिस्सा नहीं होंगे, क्या वो चीज़ें बैक ऑन द टेबल, बैक ऑन द इन द 10 पॉइंट्स आने का उसका अंदेशा है? किस तरह आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं इस मीडिएशन को आप? इसमें क्या की सेलिएंट फीचर्स क्या होंगे? मेरा ख्याल आपके पास कुछ सेकंड्स रह गए हैं, मैं 2-2 सेकंड में बता देता हूं कि ईरान के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसकी कंट्रोल पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। वो पैराग्राफ 5 में दिया हुआ है, एमओयू में बड़े क्लियर दिया हुआ है, और ईरान इज गोइंग बाय दैट प्लान। और रहा है मिसाइल्स का, मिसाइल्स तो अभी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, डिस्कशन से बाहर हो गया। आपने देखा कि 14 पॉइंट में भी नहीं है। आखिरी बात इसमें यह है कि ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, और ये अब दोबारा टेबल पे जो आएंगे वही 14 पॉइंट है। 14 पॉइंट बीच में उसमें जो प्रॉब्लम आई, क्योंकि पूरा फ्रेमवर्क इन प्लेस नहीं हुआ, उसका 12वां पॉइंट है जिसमें ये दिया हुआ है कि मॉनिटरिंग एक मैकेनिज्म बनेगा, वो नहीं बना। फिर
پھر جب پاکستان اور قطر نے اپنے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی اس میں کہا کہ ایک ڈی کنفلکشن سیل بنے گا، نہیں بنا. پھر پاکستان نے ایک اور سجیشن دی تھی، وہ تو اگلے 4-5 دن میں بننی تھی، نہیں بنا. اور اس کے بعد کہا تھا لائن آف کمیونیکیشن اگر ہوتی اسٹیبلش سینٹکام اور پاسداران میں تو وہ 3 جہازوں کو ہٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ اور ایک ہائی لیول پولیٹیکل کمیٹی یہ اگلے چند دنوں میں ہونا تھا جب برج ٹاک میں یہ سوئٹزرلینڈ میں یہ آخری گفتگو ہوئی تھی. اس سے پہلے اسپائلرز بیچ میں آ گئے اور پریشر پڑا مختلف قسم کا اور یہ دوبارہ معاملہ شروع ہو گیا. اس غلطی کو بنیاد بنا کے اگر اس کی آپ بین الاقوامی قانون کے مطابق دیکھیں تو امریکہ کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا کہ 3 جہاز کسی اور ملک کے، یہ چودھری کسی اور ملک کا، اور اس نے حملہ کر دیا ان 3 جہازوں کے بدلے میں. بین الاقوامی قانون میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے. میں قانون کوٹ کر سکتا ہوں لیکن غالباً آپ اپنے آخری چند سیکنڈز میں ہیں. بہت بہت شکریہ جمیل صاحب، دس واز ریلی ہیلپ فل، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس بارے میں وقت دیا. بدلتے حال ہے جی، اگین وی آر ہوپنگ دیٹ بیٹر سینس ول پریویل، لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ تھنگز ول پروبیبلی گیٹ مچ ورس بفور دے گیٹ بیٹر. لیکن یہ دنیا کے پورے باقی اقوام پہ اور اس خطے پہ کیا اثر ڈالتے ہیں یہ ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. اس وقت لیتے ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.